Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 10th क्लास की जो सोशल साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 24 और जिसकी डेट है 29 अगस्त 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, जैसे कि आपको याद है कि पहले वर्कशीट में तो हमने जाना था कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। हमने पढ़ा था कि रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं और उससे अगली वर्कशीट में हमने थोड़ी खाद्य फसलों के बारे में जाना था, जो मुख्य फसलें हैं खाद्य फसलें भारत में। आज इस वर्कशीट के अंदर हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में जानेंगे जो खाद्य नहीं, अखाद्य है, ठीक है, जो खाने के रूप में यूज़ नहीं होती, कुछ अन्य तरीके से यूज़ होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रबड़ की। रबड़ क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और इसको 200 मीटर से ज़्यादा क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश की ज़रूरत होती है और ये 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम और आर्द्र जलवायु में होती है। मतलब जहाँ पे नमी हो वायु में वहाँ पे होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा ठंडा चाहिए इसको। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं भारत में? ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है। और अगर भारत का स्थान देखा जाए विश्व में, तो विश्व में भारत का 5वां स्थान है रबड़ उत्पादन में। ठीक है बच्चों, देखिए अब चलते हैं हम अपनी अगली फसल की तरफ और अगली फसल हमारी है कपास। कपास कहाँ पे उगाई जाती है? ये दक्कन पठार के जो शुष्क तर भागों में काली मिट्टी, मतलब जो बिल्कुल सूखे इलाके होते हैं उनमें उसके लिए ये उपयुक्त मिट्टी होती है, जो शुष्क इलाके होते हैं। इसको उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, इसको हल्की बारिश चाहिए केवल, और 210 पाला रहित दिन होना चाहिए। खिली धूप की ज़रूरत होती है, मतलब इसको गर्मी चाहिए, तब ये फसल आपकी कपास उगाई जाती है। इसलिए ये फसल कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है भारत के राज्यों में? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है। कपास उत्पादन में भारत का नंबर है तीसरा, विश्व में तीसरे नंबर पे आता है कपास उत्पादन में। इसके सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं कपास उत्पादन के? सिंधु घाटी सभ्यता से भी इसके साक्ष्य मिले, तब से कपास उगाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो हमारी अगली फसल दे रखी है वो है जूट। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली जो उर्वरक मिट्टी होती है वहाँ पे उगाई जाती है। जहाँ पे बाढ़ आती है ना, और वहाँ पे जहाँ से जल निकासी होती है वहाँ की जो उर्वरक मिट्टी है वहाँ पे इसकी फसल करी जाती है और इसे बढ़ने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, मतलब इसके लिए भी गर्मी चाहिए। और ये भारत में कहाँ कहाँ उगाई जाती है? ये उगाई जाती है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में। इसके मतलब ये मेन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कौन उगाता है? भारत। और जूट को सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है, क्योंकि इसकी जगह पे क्या चीज़ें आ गई हैं? ये जो आपके कृत्रिम रेशे उनकी वो आ गए हैं, जो मतलब कैसे हैं, नेचुरल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके ये जो है नायलॉन, ये बहुत आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से जूट की मांग कम हो रही है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है वर्कशीट में। अब वर्कशीट में आगे बता रहे हैं कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की क्या ज़रूरत थी, क्यों आया। सुधार की तत्काल आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रौद्योगिकी व संस्थागत सुधार, जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी बात कर रहे हैं, इसकी अगर ये नहीं थी तो भूमि संसाधन का प्रयोग से कृषि का विकास रुक गया था। अवरुद्ध होना मतलब कृषि का विकास ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, और इसकी जो गति है ना कृषि के विकास की, वो बहुत धीमी हो गई थी,
रुकी गई थी एक तरीके से। जनसंख्या तो बढ़ रही थी और ये घट रही थी, तो एक मुख्य चुनौती बन गई थी। इसलिए सरकार ने हमारी जो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की शुरुआत करी। और वो किस किस तरीके के सुधार करे, देखिए जैसे हरित क्रांति व श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति जो फसलों से संबंधित है आपका, और श्वेत क्रांति जो आपके दूध वाली क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, जोतों की चकबंदी कराई, सहकारिता और जमींदारी आदि जो समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। जो पहले सहकारिता चलती थी और जमींदारी प्रथा थी वो खत्म करने की वो करी गई, और जोतों की अब क्या कर दिया गया, चकबंदी कर दी गई। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू करे गए जिससे कि भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। फसल बीमा का प्रावधान किया गया जिससे फसलों को अगर कुछ हो जाए तो लोग उसके लिए उनको कुछ मिल सके। किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराने लगे। ग्रामीण बैंक समिति और बैंकों की स्थापना करनी पड़ी उसके लिए। और भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी शुरू करे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, KCC। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड PAIS भी शुरू हुआ। कौन सा, PAIS, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे, वैसे इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य व कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है कि जिससे जो बिचौलिया हैं, जो मीडिएटर होते थे, क्या करते थे, किसानों से कम कीमत पे खरीद लेते थे और बेचते थे उसे भारी लागत में। तो क्या होता था, किसानों को तो नुकसान होता था और वो बहुत फ़ायदा कमा लेते थे। तो उससे क्या हुआ, उसने गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये स्कीमें जो हैं शुरू करी। अब देख लेते हैं इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, नीचे गई X और Y फसल दी गई हैं और आप उनकी उसमें कुछ जानकारी है, उनकी जानकारी से आप इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। X एक रेसे वाली फसल है जो सूखी मिट्टी में बेहतर उगती है। इसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत के कौन कौन से राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं, तो हमें पता ही है, हमने ऊपर पढ़ा ही है। यहाँ पर X कपास की फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर होती है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब खा का देखते हैं। Y एक रेशेदार फसल है, ये जमीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। औरत इस रेशे की बुनी साड़ियाँ पहनती है। तो आपको तो पता ही चल गया होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप देख लो। Y एक रेशम की फसल है, यह जमीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है जो मधुबन के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। और जो औरतें हैं इसकी रेशम की साड़ी पहनती है ना, तो वही है ये। चलो अब देखते हैं, हम तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किशोरा 1 एकड़ के जमीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा किसान है। क्या आपको लगता है निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी? तो देखिए किशोरा की दशा जो है किस प्रकार सुधरेगी। देखिए एक क्वेश्चन हमारा रह गया, कौन सा रह गया, देखिए ये है क्वेश्चन। आपको क्या लगता है जूट का सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके 2 उपयोग बताइए। बाजार में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है? तो हमें क्या बताना है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। देखो ये है इसका आंसर, है ना। पहले दूसरा करेंगे। जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तंतु का निकाला रेशा अधिक मजबूत, अधिक चमकदार, अधिक कोमल और अधिक सफ़ेद होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अभी इसके 2 उपयोग भी पूछे उन्होंने, तो हम 2 उपयोग कैसे करेंगे। ये जूट के रेशे से बोरे, हेसियन तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। जूट के रेशे से कालीन, दरियाँ, पर्दे, घरों की सजावट के सामान, अस्तर और रस्सियाँ भी बनती हैं। तो ठीक है, ये हमने लिख दिया जूट के बारे में और इसे जूट के 2 यूजेस लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। लास्ट है जो हम किशोरा वाले पढ़ रहे थे कि ग्रामीण बैंक न्यूनतम निर्धारित मूल्य और फसल बीमा का प्रावधान से उसे क्या हेल्प मिलेगी। तो देखिए उसको क्या हेल्प मिलेगी, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ग्रामीण बैंक से कम दर पर ब्याज लेकर न्यूनतम निर्धारित मूल्य
किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार ने उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। मतलब जिससे कि जो बिचौलिए से बच सके। ग्रामीण विकास से उन्हें कम दर पर ब्याज मिलेगा और न्यूनतम निर्धारित मूल्य से क्या होगा, वो बिचौलिए से बच जाएंगे, जिससे कम मूल्य में कोई भी फसल नहीं खरीदी जा सकती। फसल बीमा प्रावधान से अगर किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा सरकार देती है, जिससे किसान पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। क्योंकि हम देखते हैं समाचार पत्रों में सुनते हैं किसानों ने हत्या कर ली, किसानों ने ये कर दिया, किसानों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है। तो उस चीज़ को सरकार ने कोशिश करी है कि किसानों पे ज़्यादा आर्थिक बोझ ना बढ़े। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो वर्कशीट नंबर 24 थी वो अब हमने सारी सोल्व कर ली है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक नहीं लाइक करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को और अपने सारे स्टडीज़ ग्रुप में ज़रूर भेजना। थैंक यू सो मच।